नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी हमीरपुर की, जहां विधान परिषद के सभापति सहित संसदीय अध्ययन समिति की 7 सदस्यीय कमेटी हमीरपुर पहुंची। आगे बात करेंगे जोधपुर की, जहां 726वां जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जन्मोत्सव समारोह भव्य रूप से मनाया जाएगा। साथ ही आगे बात होगी कानपुर की, जहां कानपुर देहात में मिशन शक्ति के तहत 5 केंद्रों का उद्घाटन हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। विधान परिषद के सभापति किरण पाल सिंह के नेतृत्व में संसदीय अध्ययन समिति की 7 सदस्यीय टीम हमीरपुर के अचरपुर पहुंची। टीम ने हमीरपुर और महोबा जिले के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए लिखे गए पत्रों पर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली गई। सभापति किरण पाल सिंह ने जनप्रतिनिधियों के सैकड़ों पत्रों की गहन समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट तलब की। उन्होंने अधूरे पड़े कार्यों को 1 माह के भीतर पूर्ण कर समिति को अवगत कराने के निर्देश दिए। साथ ही विकास कार्यों में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। ये समीक्षा बैठक जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर के अब्दुल कलाम सभागार में आयोजित की गई। कौन सी मीटिंग थी और ये क्या पाया? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 16 कमेटियां होती है, उसमें से हमारी संसदीय अध्ययन समिति की ये कमेटी आई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कमेटी है। सभी समीक्षा करते हैं। हर विभाग के जितने जनप्रतिनिधियों के पत्र जाते हैं जनहित के कार्यों के लिए, उन पे कितनों पे काम हुआ, कितनों पे नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसी की समीक्षा करने के लिए हम लोग आए। अभी आपने दोनों जनपदों की समीक्षा की? जी हाँ, महोबा और कितने कार्यों की समीक्षा के दौरान है, उनमें कुछ काम नहीं अधूरे रह गए। उनमें इंस्ट्रक्शन दिए कि 1 महीने के अंदर पूरा करके आप कमेटी को अवगत कराएं। सर, कितने लगभग प्रार्थना पत्र आपने देखे, जांचे पर? बहुत सारे हैं, हर विभाग वाइज करीब होंगे 200-300। और महोबा में क्या डिफरेंस पाया कार्य? महोबा में भी ठीक है, लेकिन कुछ कमियां हैं, उनको डायरेक्शन दी गई है कि इनको ठीक करिए, क्योंकि कमेटी यहाँ बुंदेलखंड में कमी आती है, आपने देखा होगा। नहीं, बुंदेलखंड में लगभग। तो हम तो आए पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हैं, तो अभी पूर्वांचल समस्या कुछ नहीं, केवल थोड़ी बहुत लापरवाही है। जो अधिकारी काम मतलब करना चाहिए जिसको, वो नहीं किया, तो उनको इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि 1 महीने के अंदर पूरा करके ये सबने पूछे। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश की रिपोर्ट। वैष्णव समाज के आराध्य जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य का 726वां जन्मोत्सव समारोह माघवदी सप्तमी शुक्रवार 9 जनवरी 2026 को श्रद्धा, भक्ति एवं उल्लास के वातावरण में मनाया जाएगा। इस अवसर पर जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जयंती महोत्सव समिति जोधपुर के तत्वावधान में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। दशहरा मैदान 16 सेक्टर में अतिथि स्वागत एवं सत्संग कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें समाज के वरिष्ठ जन, संत महात्मा, बुद्धिजीवी वर्ग एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। कार्यक्रम में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य के जीवन, दर्शन एवं समाज सुधार के योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा तथा वैष्णव परंपरा के मूल सिद्धांतों पर विचार विमर्श किया जाएगा। समारोह की तैयारियों को लेकर समिति द्वारा व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष घनश्याम वैष्णव, सचिव एडवोकेट धनराज वैष्णव, कोषाध्यक्ष राकेश LD रमावत ने वैष्णव समाज से अधिक लोगों से सहभागिता कर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। आगामी 9 जनवरी को श्री चतुर संप्रदाय वैष्णव समाज जोधपुर द्वारा हमारे सबके आराध्य देव जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी की 726वीं जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इसमें एक वाहन रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में बड़ी संख्या में वैष्णव जन भाग लेंगे। इसमें दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन और रामानंदाचार्य जी की आराध्य देव की एक उसमें प्रतिमा भी हम उसमें लगाएंगे। और उसमें के बाद में जब रैली यहाँ से रवाना होकर 5 रोड से गीता भवन, 5 रोड से बॉम्बे मोटर से आकड़े चौड़े से पहला पुलिया से रावण का मैदान 16 सेक्टर जाके समाप्त होगी। इस रैली को लेके हमने जब हमने आज से करीब 15 वर्ष पहले जब इस रैली को शुरू किया था, हमारा एक ही था कि समाज के अंदर एक ऐसा हो कि हमारा आराध्य देव का जब दिन आए तो सब वैष्णव उसमें बड़ी संख्या में भाग ले। और मैं सब ये जो पूरी टीम बैठी है, ये टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन समाज के सभी बंधुओं को
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बराबर ही इस समिति को सहयोग करते आए हैं। देखो, आज के समय में हर काम के लिए तन मन के साथ धन की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, और मैं उन लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमेशा मेरे पर विश्वास करके उन्होंने समिति को सहयोग दिया है। खास तौर से अब की बार उन्होंने पहली बार एक ऐसा कार्यक्रम किया कि पहली बार हमने मातृशक्ति को जोड़ा। इसमें शीतल जी वैष्णव को हमने महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया, भाई धनंजय जी को टिलवा जी को हमने अध्यक्ष बनाया युवा प्रकोष्ठ का, और संयोजक बनाया हमने दीपक वैष्णव जी को, कोषाध्यक्ष हमारे राकेश जी, प्रचार प्रसार का काम हमारे विजय रामाव जी देख रहे हैं, और जो हमारे समाज के जो जोधपुर के अध्यक्ष हैं भाई लालदास जी, सचिव अशोक कुबाव जी और शैलेंद्र पार जी, और ये जो जेपी जी और अपने मदन दास जी जो हमारे उपाध्यक्ष समिति के, हरीश जी, तत्वे जी, और हमारे श्याम सुंदर जी, और प्रचार प्रसार जो ये अपने बैठे हैं हमारे राजन जी, और एक पूरी टीम व्यवस्थित तरीके से। अगर किसी का नाम मैं भूल जाऊं, और भी कई लोग हैं जो आज उपस्थित तो अभी नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। आप जी के जन्म उत्सव पर महिलाओं की क्या भागीदारी रही? जी, इस बार जो रामानंदाचार्य जयंती महोत्सव हम मना रहे हैं, इसमें महिलाओं के से मेरा निवेदन है कि वैष्णव समाज की महिलाएं बढ़ चढ़कर और अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पधारें और इसको भव्य व शानदार इसको बनाएं। ये मेरी महिलाओं से विनती है, और वे घर से बाहर निकले। ये हमारे गुरुदेव हैं, और गुरुदेव के कार्यों में हम सभी को आगे बढ़ना ही होगा, इसलिए मेरा सबसे यही निवेदन है। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। साइबर सेल जोधपुर पश्चिम एवं जिला पश्चिम के विभिन्न पुलिस थानों की संयुक्त कार्रवाई में संचार साथी पोर्टल की मदद से खोए हुए 105 मोबाइल फोन बरामद कर परिवादियों को वापस लौटाए गए। बरामद किए गए मोबाइलों की अनुमानित कीमत लगभग 29 लाख रुपए बताई जा रही है। अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर परिवादियों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। ये कार्रवाई पुलिस आयुक्त जोधपुर ओम प्रकाश एवं पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम विनीत कुमार बंसल के निर्देशित के सुपरविजन में की गई। इस पूरी कार्रवाई में साइबर सेल जोधपुर पश्चिम तथा जिला जोधपुर पश्चिम के विभिन्न पुलिस थानों की टीमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो परिवादी जो होते हैं कई सारे जिनके के मोबाइल गुम हो जाते हैं, जिसको कि हमारे भारत सरकार के द्वारा एक ऐप बनाया हुआ है संचार साथी CIR पोर्टल है, उसके तहत उसको हम रजिस्टर करके और उसके बाद जब वो मोबाइल कहीं भी चालू होता है तो वो हमें ट्रैक हो जाता है। उस पर कार्रवाई करते हुए आज हमारे जिला पश्चिम की साइबर सेल ने और सभी थानों ने मिलकर के 105 मोबाइलों को हमने रिकवर किया। ये पिछले 7-8 महीनों की कार्रवाई है। 8 महीने के अंदर हम इनको ट्रेस करते रहे। कहीं काफी दिनों में है ना, ये कई मोबाइल तो बहुत दिनों बाद ट्रेस होते हैं, कोई जल्दी ट्रेस हो जाता है। इन सबको ढूंढ करके वेरीफाई करके कि वो उनके पास सही तरीके से पहुंचे हैं, उनको हमने लेकर के और अब इनको परिवादियों को लौटाए जाने की कार्रवाई वेरिफिकेशन करके की जा रही है। अच्छा सर, अगर किसी का मोबाइल खो जाता है तो वो किस तरीके से जो है मदद करे प्लीज? उसके लिए देखो, इसमें एक हमने आपको इस प्रेस नोट के माध्यम से आपको भेज रहे हैं और आप भी इसमें आप इसकी पूरी एक प्रोसीजर है उसको आप लिखें। सबसे पहले तो आप है ना, जैसे ही आपका मोबाइल किसी का चोरी हो जाता है या खो जाता है तो तुरंत एक संचार साथी का जो CEIR पर पोर्टल है उस पर उसको मोबाइल को ब्लॉक कर दें। मोबाइल ब्लॉक करने के लिए पहले उसके एक मिसिंग रिपोर्ट जो है संबंधित थाने में आप दर्ज कराएंगे। उसके बाद आपको वहां जाकर के पुलिस की वेब पोर्टल पर लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट पर जाकर के उसमें आप ऑनलाइन भी इसको दर्ज करा सकते हैं या ऑफलाइन थाने पर जाके भी करा सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसको जो है नई सिम सेवा जो आपकी सेवा प्रदाता कंपनी है सिम, उससे आप सिम ले हुए और उसके बाद ये जो अपना एक CIR पोर्टल है उसके होम पेज पर जाके ब्लॉक स्टोलन वाला जो पोर्शन है लॉस्ट मोबाइल, उसके ऑप्शन पर जब आप उसको चयनित कर देंगे तो वो आपका मोबाइल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। और ब्लॉक होने के बाद फिर आगे जब कभी भी उसकी जब नई अगर उसमें कोई सिम जो इसमें प्रोसेस जो होता है जो पता करने का जो पता होता है कि अगर कभी भी उस मोबाइल के अंदर कोई दूसरी सिम का, वो सिम तो ब्लॉक हो गई और सेवा प्रदाता ने अपनी नई सिम ले ली है दूसरी, उस ग्राहक ने उससे डेफिनेटली कोई ना कोई दूसरी सिम या कोई अल्टरनेट सिम चलेगी। तो वो जैसी चलेगी तो उस पोर्टल से हमें एक्टिवेट हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि वो कहाँ है और फिर हम उस पर तदनुसार उस पर कार्रवाई की जाती है। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। गैर सरकारी विद्यालयों के संचालकों के लिए नववर्ष स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन 11 जनवरी 2026 को किया जाएगा। ये कार्यक्रम चौपासनी रोड स्थित अमारा रिसोर्ट जोधपुर में सुबह 10 बजे से आयोजित होगा। कार्यक्रम में प्रदेश भर से विद्यालय संचालक भाग लेंगे। आयोजन की शुरुआत सुबह 10 बजे से समस्त विद्यालय संचक साथियों के स्वागत से होगी, जबकि 10:15 बजे जलपान का आयोजन किया जाएगा।
सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल शर्मा का उद्बोधन होगा। इसके पश्चात 11 बजे से 12:15 बजे तक मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, के विश्नोई, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण एवं अन्य सम्मानित अतिथियों द्वारा अपने विचार रखे जाएंगे। अनिल शर्मा के मार्गदर्शन में गैर सरकारी विद्यालयों के हित में विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गूगल फॉर्म भरने वाले विद्यालय संचालकों को प्रीमियम क्वालिटी एग्जीक्यूटिव बैग एवं अन्य आकर्षक उपहार प्रदान किए जाएंगे। हमारा रिसोर्ट बनवट में जोधपुर जिले की समस्त गैर सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों का स्नेह मिलन कार्यक्रम, इसके साथ साथ प्राइवेट स्कूलों के उत्थान के लिए एक चर्चा का कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें जोधपुर जिले की समस्त स्कूल है और जोधपुर संभाग की काफ़ी नामचीन स्कूलें भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखाव साहब, मदन जी दिलावर, जोगाराम जी, के विश्नोई जी और जोधपुर शहर के दोनों विधायक, दोनों जिला अध्यक्ष भाजपा के और शिक्षा विभाग के अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। ये कार्यक्रम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सबसे बड़े संगठन स्कूल शिक्षा परिवार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी शर्मा के नेतृत्व में हम हमारे प्राइवेट स्कूलों की जो भी समस्याएं हैं वो मंत्री महोदय के सामने रखेंगे और उनकी समस्याओं को निवारण करने के लिए उनसे निवेदन भी करेंगे, आग्रह भी करेंगे। पहले भी हम कई बार ऐसी मीटिंगें कर चुके हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य इसमें हमारी समस्याओं के समाधान के साथ साथ कैसे प्राइवेट स्कूलों को मजबूत किया जाए ताकि वो आने वाले टाइम में विकसित भारत में अपना क्या योगदान दे सकती है, हम कैसे अपने को मजबूत बनाएं। आज के समय में शिक्षा बहुत अमूल्य चीज़ है और जिसमें नैतिक शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस मीटिंग में हम हमारी समस्याओं के साथ साथ स्कूलों को मजबूत बनाने में भी चर्चा करेंगे, जिसके अंदर लगभग 1000 से 1200 स्कूलें इसमें भाग लेगी। यह कार्यक्रम हमारा रिसोर्ट फनवर्ल्ड में रविवार 11 तारीख को प्रातः 10 बजे से शुरू होगा। इसमें कई भामाशाह, कई अन्य उद्योग जगत के भी व्यक्तित्व शामिल होंगे जो अपनी मेहनत से उस कामयाबी तक पहुँचे, वो अपने टिप्स भी देंगे और ऐसे कई लोग इसमें शामिल होंगे जिनका अनुभव हमें मिलेगा और जो विद्यालय में दूसरे संचालक साथी यहाँ पधार रहे हैं पूरे ज़िले से, उनको भी उसका लाभ कैसे हो, कैसे वो अपने स्कूल को बेहतर तरीके से चलाएं, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। रविवार 11 तारीख को प्रातः 10 बजे ये मीटिंग आयोजित होगी। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर देहात से महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां मिशन शक्ति अभियान को और मजबूत करने की दिशा में पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत अकबरपुर कोतवाली परिसर में अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर आलोक सिंह IPS ने जनपद कानपुर देहात के 5 मिशन शक्ति केंद्रों के नवीनीकृत भवनों का भव्य उद्घाटन किया। ये मिशन शक्ति केंद्र अकबरपुर, भोगनीपुर, सिकंदरा, शिवली और डेरापुर थानों में स्थापित किए गए हैं। इस मौके पर महिला सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जनपद के सभी 17 थानों को इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटी भी प्रदान की गई है, जिससे महिला पुलिसकर्मियों की गश्त और त्वरित रिस्पांस क्षमता को मजबूती मिलेगी। अपर पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह IPS ने मिशन शक्ति केंद्रों का निरीक्षण किया और वहां तैनात महिला पुलिसकर्मियों, हेल्पलाइन ऑपरेटरों से संवाद कर कार्य प्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ी प्रत्येक शिकायत पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शासन की ये महत्वपूर्ण योजना है जिसमें महिलाओं के स्वावलंबन, सुरक्षा और स्वाभिमान से निर्धारित जो केंद्र है मिशन शक्ति केंद्र, आज उसका यहाँ पे उद्घाटन किया गया। इस तरह के 5 मिशन शक्ति केंद्र पूरे कानपुर देहात में आज उद्घाटन किया गया है इनका। ये सभी तरह से हमारे पुलिस कर्मियों के लिए से लेस है। यहाँ पे ट्रेंड लोगों की नियुक्ति की गई है और साथ ही साथ बाहर के भी कुछ एक्सपर्ट्स को इसमें समय समय पे काउंसलिंग के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। इसके साथ ही साथ आज थोड़ी देर में यहाँ से हम स्कूटीज़ का भी एक कार्यक्रम है, जो 16 स्कूटीज़ हैं, 17 स्कूटीज़ हैं, जिसके माध्यम से हमारी जो बीट में महिला पुलिस आरक्षी हैं वो लोग बीट में अंदर तक जाकर भ्रमण कर सकते हैं, वहाँ पे लोगों के साथ मदद कर सकते हैं। अगर महिला संबंधी कोई अपराध है तो उसका अन्वेषण कर सकते हैं। सर, जिस तरीके से सभी जिलों में कार्यक्रम चल रहा है मिशन शक्ति को लेकर, कानपुर देहात आए हैं, कानपुर देहात पुलिस को कितने नंबर देते हैं, किस तरीके से काम करें मिशन शक्ति को लेकर?
मिशन शक्ति का देखिए ये एक हमेशा कोई स्थायी नंबर नहीं दिया जाता। 5 केंद्र हैं लेकिन नंबर 10 में से 10 है। थैंक यू सर। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और जाम की समस्या से आम लोगों को राहत दिलाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार ठोस और प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के नेतृत्व में एक और जहां वाहनों की कलर कोडिंग के माध्यम से रूट का स्पष्ट निर्धारण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत बुधवार को समाहरणालय परिसर में जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ आगामी 10 दिनों तक जिले के सभी प्रखंडों में भ्रमण करेगा और लोगों को मोटर वाहन अधिनियम यातायात नियमों की जानकारी देगा। इस अवसर पर जिला अधिकारी ने आम जनता से यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की। जिला अधिकारी ने वाहन चालकों से अपील की कि वे सुरक्षित, नियंत्रित एवं निर्धारित गति सीमा के भीतर वाहन चलाएं। कार्यक्रम के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक कोटा किरण, अपर समाहर्ता राजस्व प्रशांत कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार सहित कई वरीय अधिकारी, पुलिसकर्मी एवं विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे। जी सर, बताया जाए सर आज सड़क सुरक्षा को लेकर के कई गतिविधियां जो है परिवहन विभाग के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही हैं। कैसे हम लोग सड़क सुरक्षा की गतिविधियों में जागरूकता के मापदंड को हम लोग बढ़ाएं और जिससे सड़क दुर्घटनाएं कम हों। इसमें लगातार आप देख रहे होंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल काम होना है उस पर भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे जो ब्लैक स्पॉट हाईवे पर निर्धारित किया गया था, वहाँ फ्लाईओवर बनाने का काम NHAI के द्वारा शुरू कर दिया गया है। जो नया बाईपास बना है उसमें लगभग 13 करोड़ की लागत से अंडरपास और कुछ जगह पर सर्विस रोड बनाने के लिए NHAI ने जो है स्वीकृति दे दी है। टेंडर करके एजेंसी का चयन हो गया है। कई जगहों पर हम लोग फुट ओवरब्रिज बनाने के लिए भी NHAI को प्रस्ताव दे रहे हैं। उसी कड़ी में जो जागरूकता का कार्यक्रम है उसके तहत लोगों को हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, गाड़ी का पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट आपका सही हो। उसके अलावा जो गाड़ी की फिटनेस है उस पर ध्यान देना चाहिए, जो ड्राइवर हैं वो प्रशिक्षित हों। तो ये सारे प्रयास को लेकर के जागरूकता वाहन आज हम लोगों ने चलाया है। और शहर में आप लोग जान ही रहे हैं, हम लोग जो कलर कोडिंग के माध्यम से ई-रिक्शा और जो तिपहिया वाहन है उनको एक तरह से रेगुलेट कर रहे हैं, उनके रूट को निर्धारित कर रहे हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छा हम लोगों को उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से सभी जिलेवासियों से मेरी अपील है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। लगातार हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के जो रोड्स वगैरह के जो इंजीनियर हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं और कैसे सड़क दुर्घटनाओं में हम लोग कमी लाएं, इस दिशा में हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। अंत में मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर कोई कहीं दुर्घटना, दुखद दुर्घटना होती है और आप देखते हैं तो निश्चित रूप से जो जख्मी हैं, जो इंजर्ड हैं, उनको आप हॉस्पिटल में पहुंचाइए। कोई कानूनी कार्रवाई के आपको पचड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में आपको इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। और ऐसे गुड समैरिटन को हम लोग पुरस्कार दे करके नगद राशि भी हम लोग सम्मानित भी करते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी पे। तो ये जो गोल्डन आवर है कि एक्सीडेंट के आधे से 1 घंटे में अगर इंजर्ड व्यक्ति को हम लोग अस्पताल पहुँचा देते हैं तो उनकी जान बच जाती है। तो ये जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लोगों से भी मैं आह्वान करना चाहूँगा कि जो सड़क से ट्रैवल कर रहे हैं और किसी को इंजर्ड देखते हैं, निश्चित रूप से वो उनको अस्पताल में। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। तहसील आलापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत चहोड़ा शाहपुर में पंचायत निर्वाचन नामावली का पुनरीक्षण इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह यह है, यहाँ वोटर लिस्ट में ऐसा अद्भुत खेल देखने को मिला है जिसे देखकर ग्रामीण भी कह रहे हैं, भैया ऐसा सर्वे तो हमने सपने में भी नहीं देखा। ग्रामीणों का आरोप है कि BLO प्रमिला गुप्ता पत्नी राकेश कुमार गुप्ता ने सर्वे के दौरान ऐसा कमाल कर दिखाया कि मृतक मतदाता अमर हो गए और जीवित मतदाता गायब। बताया जा रहा है कि सूची में पहले से दर्ज 85 मृतक, 59 विवाहिता और 22 डबल नाम वाले मतदाता हटाए जाने थे, लेकिन उन्हें सम्मानपूर्वक सूची में बनाए रखा गया, जबकि जीवित मतदाताओं के नाम ही सूची से गायब कर दिए गए। इस बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड ग्रामीणों के पास सुरक्षित बताया जा रहा है, जिससे मामला और भी रोचक बन गया है। इस पूरे प्रकरण से आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील आलापुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर लिखित शिकायत दर्ज कराई है और ऊपर तक विधिक कार्रवाई की तैयारी कर ली है। ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली जो आई है, इसमें इतनी ज़्यादा त्रुटियां हैं, जिसमें हम लोगों ने 163 नाम का चिन्हित किया है, जिसमें विवाहिता, ये सूची है सर,
ठीक है, जिसमें विवाहिता 59 नाम छूटे हैं। 2-4 नाम और देखने पे सरसरी निगाह से नज़दीक से देख 2-4 नाम और मिल ही जाएंगे। मृतक का 84 नाम है, जो मृतक हर हालत में ही कट जाना चाहिए था। और इसमें डबल नाम 22 नाम जो छूट गए हैं, जिनको नहीं काटा गया है। इसके अलावा 42 नाम ऐसे हैं जिसकी ये सूची है। 42 नाम है जो वैध मतदाता हैं, इनको काट दिया गया है। BLO महोदय से बात करने के बाद वो अपनी गलती मानने के लिए राजी भी नहीं है, ना तो दावा ले रही हैं। ये कह रही है ब्लॉक द्वारा एक गलत फीडिंग कर दी गई है, जो नाम कटा है। ब्लॉक के अधिकारियों से बात की गई, वहाँ उनके सुपरवाइजर को बुलाया गया। वो कह रहे हैं सारी फीडिंग इनके घर पर ही हुई है, इनके द्वारा ही हुई है। इस समस्या का निदान किया जाए। इस समस्या का निदान किस तरह से होगा? लोगों का नाम जो वैध नाम कटा है उसको जोड़ना हर हालत में ही जोड़ना चाहिए। और जिनका मृतक का नाम नहीं कटा है, शिफ्टेड का है, विवाहिता है, डबल का नाम हर हालत में कटना चाहिए। सूची साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि लोकतंत्र में साफ सुथरा चुनाव हो सके। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। सगवारा ग्राम पंचायत में समाज सेवी पद्म नारायण पांडे द्वारा नववर्ष और गणेश चतुर्थी के अवसर पर भव्य संगीत संध्या कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही प्रत्येक घर में 2 किलो गुड़, 5 किलो शकरकंद और 1 किलो सिंघाड़ा का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खाकी अखाड़ा के महंत अमृत दास ने की और पद्म नारायण पांडे के समाज कार्य की सराहना की। उप जिलाधिकारी फूलचंद यादव ने उनके गांव के प्रति समर्पण और ग्रामीणों के लिए विकास कार्यों की योजनाओं की जानकारी साझा की। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे ने पद्म नारायण पांडे के समाज सेवा कार्य की प्रशंसा की। कार्यक्रम में रवि सिंह बघेल, राम नारायण पांडे, तृप्ति तिवारी, संजुला पांडे, मयंक द्विवेदी सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। संगीत संध्या में बुंदेलखंडी भजन गायक जयप्रकाश पटेरिया ने अपनी मंडली के साथ गीत और भजन प्रस्तुत किए, जिन पर ग्रामीण देर रात तक झूमते रहे। सगवारा है मेरे जन्मभूमि है। मैं यहाँ बचपन से रहा तो मुझे अपने गांव से हृदय का लगाव है। मैं सोचता हूँ कि मेरे गांव में ऐसी ऐसी बाहर की चीज़ें आएँ कि मेरे ग्रामवासी उसको प्रसाद तरीके ग्रहण करके और सभी मुझे आशीर्वाद दें। मेरा एक मिशन है, एक कदम गांव की ओर। हम शहर में जाके सब कुछ बन जाते हैं पर अपने गांव को भूल जाते हैं। अगर हम गांव की तरफ नहीं मुड़ेंगे तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। सबसे आज लोग कहते हैं हम सनातन को बचा रहे हैं, तो सनातन हमारा तभी बचेगा जब ग्राम सभा हमारा आगे जाएगा। हम अगर अपने गांव को अकेला छोड़े जा रहे हैं तो कल जब गांव नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, ना हमारी पहचान रहेगी। आज आप कहते हो कि राम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर क्यों श्री मर्यादा पुरुषोत्तम है? क्योंकि जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर तट बह सरयू पावन। जब अपने जन्मभूमि के लिए हम कुछ करते हैं तभी हम आगे जाते हैं। हमारा अगर सबसे कुछ उपलब्धि है या हम कुछ किए हैं तो जब हम अपने जन्मभूमि के लिए करते हैं, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये मेरा यही संकल्प है कि मेरे गांव का हर बच्चा आगे बढ़े, गांव का विकास करे और गांव के लिए सेवारत रहे। हम करते साहित्य की बात है, पर जब काम आता है तो उसको छोड़ के चले जाते हैं। अगर हम सब मिल बांट के एक दूसरे का सहयोग करें तो भारत में गरीबी नहीं रहेगी। मेरे गांव की बात छोड़िए, किसी घर में गरीबी नहीं रहेगी। बस यही छोटा सा मेरा संकल्प है। आप सबका अगर आशीर्वाद मुझे मिला तो मुझसे जो कुछ बनेगा मैं अपने समाज, गांव के लिए, अपने जिला के लिए और अगर आगे बढ़ा तो अपने प्रदेश के लिए अवश्य करूंगा। बस आपने एक नया संकल्प लिया है अयोध्या जाने का लोगों के गाँव। मैं गांव से, हर घर से अपने गांव, मेरे गांव में 500 या 600 घर हैं। हर घर से 2 व्यक्ति, मेरी गाड़ियां आएंगी सब राजस्थान से, ताकि किसी पब्लिक को व्यवस्था न हो। रास्ते में खाने की व्यवस्था, दर्शन व्यवस्था और अयोध्या काशी होके मैं अपने गांव लाऊंगा, ताकि मेरे गांव के लोग जो 70 साल के संघर्ष में श्री राम का भव्य रामलला का मंदिर बना है उसका भव्यता से दर्शन हो और मोदी जी को सभी आशीर्वाद दे। जैसे विकसित गाँव की बात करते हैं, किन किन जरूरत पड़ती है गाँव के विकसित के लिए? गाँव के विकास के लिए जल, विद्यालय, गांव की सड़कों की व्यवस्था, स्कूल व्यवस्था, बालिकाओं की व्यवस्था, ये सब गांव की व्यवस्था है। लेकिन कई जगह हम कागजों में कर रहे हैं पर वास्तविक गांव की व्यवस्था नहीं हो रही है। क्या मोदी का स्वप्न साकार नहीं हो पाएगा? हाँ, काफी उम्मीदें हैं कि साकार होगा, पर जब हमारा भी सहयोग मिलेगा। एक व्यक्ति ऊपर बैठ के कुएं से बाल्टी तो रस्सी ही ला सकती है, और हम सब रस्सी, भगवान को कहते हैं कि राम का धनुष टूटा है, लेकिन धनुष नहीं टूटा, जो दूर गया सो टूट गया, डोरी सीधे जुड़ती है। तो जब डोरी को हम जोड़ेंगे तब हमारा भारत आगे बढ़ेगा। डोरी में हम सब लोग हैं। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार की रिपोर्ट। कोंच तहसील के ग्राम अंडा में जय मां डिकौली क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि
MLC प्रतिनिधि RP निरंजन ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि विज्ञान सिरोठिया और ओमकार द्विवेदी समेत कई समाज सेवी उपस्थित रहे। पहला मुकाबला दादा क्रिकेट क्लब कोच और जय गुरुदेव भंडारी के बीच खेला गया, जिसमें दादा क्रिकेट क्लब ने 60 रन से जीत हासिल की। मैन ऑफ द मैच रहे मृदुल यागिक, जिन्होंने 4 विकेट झटके और 25 रन बनाए। मुख्य अतिथि RP निरंजन ने विजेता टीम को 11,000 रुपए और उप विजेता टीम को 5100 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की। कार्यक्रम में युवाओं के लिए सवाल जवाब प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें सही उत्तर देने वाले बच्चों को इनाम दिया गया। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। आपके यहाँ ग्राम अन्ना में क्या कार्यक्रम है? टूर्नामेंट चल रहा है हमारे यहाँ बच्चों का। अच्छा जी, आपने इनाम घोषित की है बच्चों के लिए, तो आपने कितनी इनाम घोषित? 5100 रुपये और विजेता टीम के लिए हम देंगे। 11,000 उन्होंने बोला था RP जी ने, 5100 रुपये हम देंगे। आपसे जानना चाहते हैं आज क्या कार्यक्रम है, कार्यक्रम का क्या होता है? आज ग्राम अन्ना में यहाँ के युवाओं द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें उन्होंने बताया कि 32 टीमें भागीदारी कर रही हैं। 32 टीमों में खेलते खेलते फाइनल सेमीफाइनल कम से कम 15 दिन लगेंगे, उसके बाद समापन होगा। अच्छा सोच है बच्चों की, क्योंकि क्रिकेट जो है आजकल एक बहुत प्यारा गेम हो गया और क्रिकेट भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में बहुत खेला जाता है। यहाँ लोगों ने कहा कि प्रथम इनाम 11,000 का दिया जाएगा और द्वितीय इनाम 5,000 का। सारी व्यवस्थाएं यहाँ के युवा मंडल द्वारा कर ली गई हैं और जो भी कमी होगी उसको हम लोग पूरी कर देंगे और यहाँ के सारे ग्रामवासियों को अच्छा समर्थन मिल रहा है, उत्साहवर्धन हो रहा है एवं हम जागृति आ रही है। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट। बुल्ढाना देउलगांव राजा से शेगांव तक आयोजित जय मां डिकोली क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन श्री संत गजानन महाराज की भक्ति में लीन असंख्य भक्तों की उपस्थिति में 7 जनवरी 2026 को पाई दिंडी पदयात्रा का भव्य प्रस्थान हुआ। पहले दिन दिंडी ने बालाजी महाराज मंदिर में दर्शन कर शेगांव की ओर प्रस्थान किया। दूसरे दिन भालगांव में ग्रामवासियों ने दिंडी का भव्य स्वागत किया। नगर परिक्रमा के बाद सायंकालीन भोजन एवं विश्राम का आयोजन किया गया। इसी दिन नलिनी हॉस्पिटल चिखली में डॉक्टर भूषण वानखेड़े के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन भी हुआ। ये पदयात्रा पिछले 11 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रही है। प्रारंभ में समिति के भक्तों से शुरू हुई ये दिंडी अब 100 से अधिक भक्तों के साथ भव्य रूप से धारण कर चुकी है। इस यात्रा में सुमित बोराटे, गजानन मुले, राजेश बुतड़ा, विजय उपाध्याय सहित कई सहयोगी उपस्थित रहे। सेवाभावी मंडळ व संत सावतामारी समाज मंदिरापासून आमची सेवापायी दिंडी 2014 पासून निघते। आमच्या दिंडीचं वैशिष्ट्य म्हणजे नवीन यंग जनरेशन सर्व जास्तीत जास्त खेड्यापाड्याचे लोक आमच्या दिंडीत सहभाग होतात। सुमित बोराटे, गजानन मुळे, आसाराम गाडेकर हे सर्वजण मिळून आम्ही सुरुवातीला 2014 पासून या दिंडीची सुरुवात केली। जय गजानन, जय गजानन, जय गजानन, जय गजानन। सावतामारी महाराज मंदिरापासून निघणारी देवघराची शेगाव ही पायदिंडी, त्या पायदिंडी सोहळ्याचं हे 11वं वर्ष आहे। सुरुवातीला 70 ते 80 लोक या दिंडीमध्ये जोडलेले होते। हळूहळू या दिंडीमध्ये संख्या आता 150 झालेली आहे। एकूण 5 दिवस लागत असून देवघराचे ते शेगाव पोहोचण्यासाठी 5 मुक्काम पडतात। पहिला मुक्काम अंडेरा येथे असतो, दुसरा चिखली, तिसरा उंदरी, चौथा खामगाव आणि 5व्या दिवशी शेगावमध्ये दर्शनासाठी 2 वाजेपर्यंत ही दिंडी पोहोचते। दरवर्षी 7 जानेवारी ते 11 जानेवारी हा कालावधी या दिंडीचा पक्का आहे आणि सर्व भाविक भक्त वेगवेगळ्या खेड्यापाड्यातून या दिंडीमध्ये सहभागी होतात। जय गजानन, जय गजानन। बुल्ढाना देउलगांव राजा से सी न्यूज संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।